he can easily be the richest man in India, or probably not even India. He could be the richest man in the world. He's a philanthropist, an industrialist, an investor, a trained pilot, a Padma Bhushan, a Padma Vibhushan. Probably he got the highest Sir Honorary Knight. He's got PhD from, I don't know, a doctorate degree basically from IITs and Harvard में एक बिल्डिंग है जो कि उनके नाम के पीछे बनाई गई है. There's a building in Harvard which is named after him. So guys, we are speaking about Ratan Tata. रतन टाटा जो है उनको इंडिया में हाईएस्ट जो सेकेंड और थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है उनसे नवाजा गया है. तो इनकी ज़िंदगी के बारे में आज बात करते हैं. ही कैन ईजीली बी द रिचेस्ट इंडियन एंड नॉट ओनली द रिचेस्ट इंडियन, ही कुड बी वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एन इन्वेस्टर, a philanthropist, a trained pilot, a Padma Shri, a Padma Vibhushan. That is probably that is the second and the third highest civilian awards in India. None other than we are going to talk about Shri Ratan Tata today. So रतन टाटा कौन थे, उनका चाइल्डहुड कैसा था, उनकी लव लाइफ कैसे थी, उन्होंने जो बिजनेस वाइज गेन किया वो कैसे किया और वो आज क्या कर रहे हैं. तो इन सारे टॉपिक्स पे आज बात करेंगे. बेसिकली बायोग्राफी नहीं कह सकते, बट जो मैंने पढ़ा है आज तक रतन टाटा जी के बारे में, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. सो हियर इट इज. प्रॉब्ली आप बायोग्राफी कह सकते हैं, लेकिन आई एडमायर दिस मैन टू द कोर. आई मीन ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स इंडिया हैज़. एंड आज हम रतन टाटा जी के बारे में बात करेंगे. बायोग्राफी तो नहीं कह पाऊँगी, लेकिन जो मैंने पढ़ा उनके बारे में या जो मैं जानती हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगी. सो रतन टाटा इज़ अ बॉर्न टाटा. मैटरनली और पैटर्नली वो दोनों साइड से एक टाटा है. तो ऐसा कहा जाता है कि ही इज़ द रियल टाटा और इज़ अ बॉर्न टाटा. सो रतन टाटा का जो जन्म है वो 1937 में 28 दिसंबर पे सूरत में हुआ. एंड वहाँ से उनकी जर्नी एज अ टाटा शुरू हुई. उनके फादर का नाम था नवल टाटा और मदर का नाम था सोनू टाटा. यूजुअली ऐसा मानना है कि जो ये खानदान ये लोग हैं जिनके 3, 4, 5 जनरेशन से उनके पास पैसा रहा है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी रही होगी. ऐसा है कि वो लोग दे आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून. लेकिन रतन टाटा के केस में थोड़ा सा अलग है. उनके अपने स्ट्रगल्स थे लाइफ में. उनकी मदर सोनू और उनके फादर नेवल, उनका डिवोर्स हुआ जबकि वो सिर्फ 10 साल के थे. उनकी दादी जी ने उनका नर्चरिंग और ब्रिंगिंग अप किया है. उनके दादी जी का नाम था नवजबाई टाटा और ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट महिला थी. उन्होंने रतन को, मतलब जब रतन टाटा यंग थे तो उन्होंने रतन को बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड वे में बड़ा किया था. उनके लिए वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थे, एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी जो कि उनको बहुत ही यंग एज से मालूम था कि टाटा नाम के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं उनके साथ. एंड ही हैज़ टू टेक दैट बर्डन और मे बी टेक दोज वैल्यूज. और ही ऑलवेज हैड दैट थॉट प्रोसेस एंड उनको पता था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और बीइंग अ टाटा ये उनको अपने कंधे पे लेके ही आगे ज़िंदगी में पढ़ना होगा. सो इनकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर थी, शी वॉज सिस्टर ऑफ हीराबाई टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के जो फाउंडर है जमशेदजी टाटा, उनकी वाइफ थी. सो इनकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर थी वो बेसिकली जमशेदजी के वाइफ की सगी बहन थी. और उनके जो बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर थे हरमुज जी टाटा, ये भी टाटा ही थे. So basically रतन टाटा इज अ रियल टाटा फ्रॉम मैटरनल एंड पैटर्नल साइड. तो रतन टाटा जो है वो जब बड़े हो रहे थे तो नवज बाई टाटा जो थी, जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उनके बहुत ही करीब थे. नवल टाटा जो थे वो जमशेद जी टाटा के अडॉप्टेड सन थे. तो जब रतन टाटा के मदर और फादर का डिवोर्स हुआ वो सिर्फ 10 साल के थे. तो इस डिवोर्स के बाद नवज भाई टाटा जो है उन्होंने रतन टाटा को इलीगली अडॉप्ट किया था JNPT पार्टी ऑर्फनेज के थ्रू. बात की जाए रतन टाटा जी की,
तो ही वॉज वेरी क्लोज टू JRD टाटा। और JRD टाटा जो है वो जमशेदजी टाटा के कज़न थे, फर्स्ट कज़न थे, जिन्होंने ऑब्वियसली उनके बाद इस एम्पायर को खड़ा किया और बड़ा किया। रतन टाटा जी के दो भाई हैं, एक है जिम्मी टाटा और दूसरे हैं नोएल टाटा, जो कि उनके स्टेप ब्रदर थे। तो गाइस उस दौरान उनके माता जी जो थी रतन टाटा जी की, उन्होंने दूसरी शादी की थी। और इंडिया में दूसरी शादी करना या डिवोर्स होना ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और रतन टाटा जी को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था बचपन में, उनको परेशान किया जाता था इसकी वजह से। बट उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी और उन्होंने हमेशा उनको यही समझाया था कि अगर कोई तुमसे बुरा बर्ताव करे तो भी यू हैव टू स्टिक टू योर एथिक्स, यू नीड टू स्टिक टू द रूल्स, यू नीड टू हैव दैट डिसिप्लिन इन लाइफ कि आपको हर बंदे को मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और प्रॉपरली इसी थॉट प्रोसेस के साथ रतन टाटा जी जो है वो ग्रो अप हुए। जो उनके कोर वैल्यूज़ है वो उनकी दादी जी की वजह से थी। आज ये जो टाटा ग्रुप है विच वॉज हेडेड बाय रतन टाटा, इसकी 100 से भी ज़्यादा कंपनी 100 से भी ज़्यादा देशों में अलग अलग है। एंड 4% ऑफ इंडिया का GDP जो है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। आज के डेट में पेंडेमिक की वजह से सर्विस इंडस्ट्री की बैंड बजी हुई है, लेकिन फिर भी टाटा ग्रुप है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है और फिलहाल इंडिया को स्टेबिलिटी देने में। इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको जैगवार और लैंड रोवर की स्टोरी तो पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आगे मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो गाइस रतन टाटा का जो एजुकेशन है वो मुंबई में हुआ, शिमला में हुआ और उसके बाद US में हुआ। सो ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपना बैचलर किया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। जब उन्होंने अपना बैचलर किया तो उसके बाद ही वॉज ऑफर्ड अ जॉब इन IBM। उन्होंने उधर 15 दिन तक काम भी किया, लेकिन JRD टाटा जो तभी टाटा ग्रुप को हेड करते थे उन्होंने उनको वापस बुला लिया और कहा कि बस हो गया, टाटा ग्रुप के साथ ही काम करो। सो इस प्रकार से ही रतन टाटा का जो जर्नी है वो टाटा ग्रुप के साथ स्टार्ट हुआ प्रोफेशनली। सो शुरुआत में वो पैदल ही आते थे, वो फ्लोर मैनेजर थे, बहुत ही हार्ट टचिंग। और ये दिखाता है कि वो इतने ग्राउंडेड क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से शुरू किया। उनको कभी भी किसी ने सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO के पदवी पे नहीं बिठाया था। वो एक फ्लोर मैनेजर थे, उनको साइकिल से आना जाना था। तो उन्होंने एक बार उनके मैनेजर को कहा कि मुझे कार चाहिए। तो यही जो बेसिक वैल्यूज़ है इसकी वजह से वो इतने ग्राउंडेड रहे हैं। तो जब वो US से इंडिया आए वापस तो उन्होंने एज फ्लोर मैनेजर काम किया और टाटा के ही एक ऑर्गेनाइजेशन में। एंड गाइस माइंड यू वो पैदल ऑफिस आया करते थे। उन्होंने एक बार उनके मैनेजर से कहा कि उनका पिकअप ड्रॉप का क्या वो कार चाहते हैं। तो मैनेजर ने कहा कि नहीं, आपको साइकिल मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल से आया जाया कीजिए। तो रतन टाटा जी ने कहा कि रहने दीजिए, वो पैदल ही आया करेंगे। और वो एक्चुअली ऑफिस कई सालों तक पैदल आया करते थे। तो रतन टाटा जो थे वो JRD टाटा के बहुत ही करीब थे और JRD टाटा एक विजनरी थे। मतलब उनका थॉट प्रोसेस या टाटा ग्रुप को वो कहाँ तक पहुँचाना चाहते थे वो नेक्स्ट लेवल का था। तो ही हैड अ थॉट प्रोसेस। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा मैंने पढ़ा है कि किसी भी इंडस्ट्री का जो बैकबोन होता है वो स्टील होता है। और JRD टाटा एक्चुअली हॉर्स का बैक राइड करके अलग अलग खदानों में जाया करते थे उनको एक्वायर करने के लिए, ताकि उधर से उनको आयरन मिले जिससे वो स्टील प्रोड्यूस करके इंडिया का जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडिया के जो इंडस्ट्रीज़ है उनको डेवलप कर पाए। तो JRD टाटा जब हेड बने, व्हेन ही स्टार्टेड हेडिंग द टाटा ग्रुप, इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। ओके, इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इट्स इंडिपेंडेंस। तो जब JRD टाटा हेड करने लग गए टाटा ग्रुप को, तो उनका विजन बहुत क्लियर था कि उनको इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना है और उसके लिए उन्होंने बहुत मशक्कत की। और ये सारी चीज़ें रतन टाटा देख रहे थे जो कि बहुत क्लोज थे JRD टाटा के। इतना ही नहीं, वो उस फिलॉसफी में बिलीव करते थे कि इफ योर एम्प्लॉयज आर हैप्पी, योर क्लाइंट्स आर टेकन केयर ऑफ।
तो उन्होंने जो लोग उनके पास काम करते हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की जो कि उस ज़माने में बहुत आई कुड से वाज अ पायनियर। जो भी एम्प्लॉयज़ के राइट्स थे या जो उनको बेसिक नेसेसिटीज़ उनको मिलनी चाहिए थी, तो जे आर डी टाटा ने एक उसके लिए पाथ सेट किया था। और रतन टाटा उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और रतन टाटा जो क्लियर था कि उनकी विजन को ही, जे आर डी टाटा जी के विजन को, यू हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। इसी थॉट प्रोसेस के साथ रतन टाटा टाटा ग्रुप से जुड़े रहे। सो जब रतन टाटा इंडिया आए तो उन्होंने बहुत सारे काम किए टाटा ग्रुप में। वो फ्लोर मैनेजर थे, तो इसी ड्यूरेशन में एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज अ टेक्निकल असिस्टेंट टू मिस्टर नानावती, जो कि उस जमाने में टाटा स्टील को हेड करते थे, उसके एमडी थे। बट वो धीरे धीरे जब वो असिस्ट कर रहे थे तो उनको ये रियलाइज हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्टील बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, बट जो आने वाला दौर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वो टेक्नोलॉजी का है। और किसी भी कंट्री का जो बैकबोन होता है वो उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। आज के डेट में भी जितनी भी ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, राइट। और यही एक थॉट प्रोसेस या ये विजन था वो आज से कई साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, जब एक्चुअली टेक्नोलॉजी उतनी आई भी नहीं थी। हम तभी भी रेडियोज और ट्रांजिस्टर्स में थे। उस दौरान रतन टाटा का ये थॉट था कि टेक्नोलॉजी इज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड ही शुड मेक श्योर दैट टाटा गेट इनटू टेक्नोलॉजी इन अ बिग वे। तो गाइस, उस जमाने में एक कंपनी थी कॉल्ड नेल्को, और नेल्को ने बहुत बड़ा लॉस खाया था एंड वो कंपनी का एकदम दिवालिया निकल गया था। तो उस पॉइंट पे रतन टाटा जो है वो इस नेल्को नाम की कंपनी को टेक ओवर करते हैं। उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था, अगर ये कंपनी चल गई इट विल बी अ स्टेपिंग स्टोन इनटू टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर नहीं चली तो भी कुछ और कर लेंगे। ही हैड दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पर गाइस, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि नेल्को को उन्होंने उस बैंकरप्सी से उभारा और वहीं से जन्म हुआ टीसीएस का। जी हाँ दोस्तों, टीसीएस जो आज के डेट में टाटा का एक एसेट है, जो कि हमारे जीडीपी में 53% सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है, उस कंपनी का यहीं से जन्म हुआ। और रतन टाटा तो बहुत बार कहते भी है कि मतलब ही जोक्स अबाउट इट कि जितनी लॉस मेकिंग कंपनीज है वो हमेशा उनको दी जाती है एंड देन वो कंपनी को उस लॉसेस में से निकाल के उसको एक प्रॉफिटेबल एसेट पे कन्वर्ट करते हैं। तो उन्होंने जब नेल्को को प्रॉफिट मेकिंग एसेट बनाया, उसके बाद उनके पास बार बार लगातार ऐसी कंपनीज आई जो कि बैंकरप्ट थी एंड उनमें से कई कंपनीज को उन्होंने वापस स्टेबल कराया। सो गाइस, इन द ईयर 1991 रतन टाटा जो है ही स्टार्टेड हेडिंग द टाटा ग्रुप। ही वॉज द 5th चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। सो उस जमाने में बहुत सारे लोग थे जो सीनियोरिटी वाइज उनसे कहीं आगे थे, बट जे आर डी टाटा जो कि रतन टाटा से बहुत क्लोज थे, उनको ऐसा लगता था कि अगर उनकी विजन को कोई आगे लेके जा सकता है तो वो सिर्फ रतन टाटा लेके जा सकते हैं। और उन्होंने सबके अगेंस्ट जाके रतन टाटा को चेयरमैन बनाया 1991 में। 21 साल, ही रिटायर्ड एट द एज ऑफ आई थिंक 76। सो 21 साल जो रतन टाटा चेयरमैन रहे, उसमें उन्होंने टाटा ग्रुप को बहुत बड़ा होराइजन दिया, एक अलग लेवल पे लेके गए। इस ड्यूरेशन में ये 21 ईयर्स में दोस्तों टाटा ग्रुप का जो रेवेन्यू है वो 40% से बढ़ा और उनका जो प्रॉफिट है वो अराउंड 50% से राइज हुआ। और इतना सब होने के बावजूद 66% ऑफ टाटा का जो प्रॉफिट है वो सोशल सर्विस में जाता है। तो शायद यही खूबसूरती है रतन टाटा की कि मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग जो है वो उनको इतना एडमायर करते हैं। क्योंकि पैसा कमाना एक बात होती है और पैसे को सही जगह पे यूज़ करना या उसका यूटिलाइजेशन लोगों की सहायता के लिए करना, लोगों के लिए करना, लोगों की हित के लिए करना, वो एक अलग बात होती है। सो गाइस, जब टाटा ग्रुप की रतन टाटा चेयरमैन बने तो जितनी भी टाटा के अलग अलग इंडस्ट्रीज है उनके अलग अलग लोगोस हुआ करते थे।
तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये सारे लोगोस का हटा के एक लोगो कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। ये कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो उनकी जो कोर वैल्यूज है उनको डिफाइन करता था, जैसे इंटीग्रिटी है, इक्वालिटी है। एक किस्सा बताना चाहूँगी कि जब उन्होंने ये कोड ऑफ कंडक्ट दिया तो उसके हिसाब से एक वाइस प्रेसिडेंट और एक वॉचमैन की इक्वल लेवल पे उन दोनों को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो बहुत सारे लोग जो टाटा में थे वो जो कि नए बाहर से आए थे वो उसके अगेंस्ट थे कि उनको ये सही नहीं लग रहा था कि अरे हम तो आईआईटी और आईआईएम के ग्रेजुएट थे, हम स्टैनफोर्ड से पढ़े, तो एक वॉचमैन के साथ हम कैसे इक्वल हमें क्यों ट्रीटमेंट मिले। तो गाइस लेकिन फिर भी रतन टाटा डिडंट गिव अप, और उन्होंने जो उनकी कोर वैल्यूज थी वो शुरू से शुरू मतलब रूट लेवल से वो सारी चीज़ें चेंज की, जिससे उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो टाटा में इम्प्लीमेंट हो। अब बात करते हैं रतन टाटा की गर्लफ्रेंड्स और शादी की। तो गाइस रतन टाटा इज नॉट मैरिड, चार पांच बार ऐसे मौके आए कि ही वाज इन लव एंड ही वांटेड टू गेट मैरिड। एक बार तो वो बहुत करीब थे शादी के। उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो कि एलए में थी, यूएस में, लेकिन इंडिया चाइना वॉर डिक्लेयर हुआ 1962 में, और उसकी वजह से she could her parents were not very comfortable with her flying back to India, and then it didn't work out because he couldn't fly back to the US, and हाँ breakup हो गया। but रतन टाटा is unmarried, और वो 4 बार जिंदगी में 4 बार ही एनकाउंटर्ड लव, बट पूरा नहीं हो पाया वो। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। आज के डेट में टाटा ग्रुप जो है, साइरस मिस्त्री वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आई थिंक 2012 से लेके 2016 के बीच में साइरस मिस्त्री जो थे वो हेड करते थे, लेकिन ही वाज नॉट वेरी हैप्पी। मतलब वो एक अलग कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में हम डिस्कस भी हमें अभी नहीं करना चाहिए। तो अभी मिस्टर नटराजन करके है हु इज हेडिंग द टाटा ग्रुप। एंड और एक किस्सा बताना चाहूँगी जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। सो गाइस क्या हुआ था, टाटा इंडिका मतलब आज के डेट में, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जैगवार और लैंड रोवर आज टाटा ओन करता है, और ये एक बहुत ही प्राइड की बात है हम इंडियंस के लिए। कि इसका स्टोरी क्या है, तो इसका स्टोरी ऐसा है गाइस कि टाटा एक इंडिका एक कार है जो रतन टाटा ने लॉन्च की थी। तो जब ये लॉन्च हुई थी तब ये लॉस में जा रही थी टाटा इंडिका। तो ये गए थे फोर्ड कंपनी के पास, और फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं उनको बोला था कि आप ये कंपनी हमसे खरीद ले, टाटा मोटर्स जो है वो आप हमसे ले ले। सो बिल फोर्ड जो है जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक है, उन्होंने उनको कहा कि अगर तुम कोई चीज़ बेच नहीं सकते तो वो बनाते क्यों हो, क्योंकि फिर हम जैसे लोगों को वो खरीदना पड़ता है। तो रतन टाटा जी को थोड़ा बुरा लगा, वो मीटिंग से उठ के गए, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि ज़िंदगी में वापस वो आपकी कंपनी किसी और को किसी भी हालत में नहीं बेचेंगे। और उसके बाद इंडिका जो ये कार थी जो कि उनका एक लॉस वाला एसेट था, ओके, उनकी उन्होंने मार्केटिंग की, और एक ज़माने इंडिया में इंडिका वॉज द मोस्ट फेमस टूरिस्ट कार, क्योंकि उसका एवरेज बहुत अच्छा था, वो बहुत स्पेशियस रिलैक्स होके लॉन्ग जर्नी उसमें कर सकते थे। और गई इतना ही नहीं, इसके बाद 8 साल बाद जब बिल फोर्ड का दिवालिया निकल गया, ही वांटेड टू सेल जैगवार एंड लैंड रोवर, और तब यही रतन टाटा जिनको बिल फोर्ड ने कुछ 8 साल पहले कहा था कि अगर कोई चीज़ तुम बेच नहीं सकते तो बनाते कि वो उनको लैंड रोवर और जैगवार जो है वो टाटा को बेचनी पड़ी, और टाटा ने वो खरीद ली। तो गाइस टाटा हमेशा कहते हैं कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, और मुझे लगता है कि रिवेंज इस टर्म को बहुत नेगेटिव ही माना जाता है, नेगेटिव टर्म मानी जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका थॉट प्रोसेस उसके पीछे पॉजिटिव हो तो रिवेंज भी पॉजिटिव हो जाता है। तो गाइस सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, और मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में यही कहती रहती हूँ कि गाइस वर्क हार्ड, बिकॉज हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट गाइस। और मुझे खुशी है कि मैं रतन टाटा पे एक वीडियो बना पाई, क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, और मुझे लगता है कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानना चाहिए। एंड क्योंकि हमें बहुत प्राउड है उनसे, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए, और इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स में प्लीज़ लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा और कई लोग हैं जो कि ऐसे ही इंस्पिरेशन देते हैं हमें, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके लाइफ पे भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ उनके नाम लिखिएगा नीचे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक घंटी नहीं बजाई है प्लीज़ बजाइए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।